हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनल एस्पिरेशन का पार्ट 2। जी हाँ, ये वन शॉट वीडियो थी, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो के अंदर सारे डिटेल्स को इंक्लूड करूं, इसलिए इट्स नॉट अ रिवीजन सीरीज, ये फुल फ्लेज आपकी तैयारी है। इसलिए ये चैप्टर क्योंकि लंबा था, इसलिए मैं इसे दो हिस्सों में शूट कर रहा हूं। पहली वीडियो 1/2 आपको दिखाई देगी और दूसरी वीडियो 2/2 यानी कि सेकंड वीडियो है, जिसमें आपको बाकी का आधा चैप्टर दिखाई दे जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट से। पहला हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा था, फिर हमने द्रविडियन मूवमेंट पढ़ा था, तीसरा हमने पंजाब पढ़ा था, एंड नाउ कम्स द नॉर्थ ईस्ट। अब इस नॉर्थ ईस्ट में भी, अकेला नॉर्थ ईस्ट में हमें मेनली 3 राज्य पढ़ने हैं, आसाम, मिजोरम और नागालैंड। उसके बाद हम लोग कुछ छोटे राज्य और करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रीजनल एस्पिरेशन की फीलिंग कहां कहां तक फैली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहले एक मोटे मोटे तौर पे नॉर्थ ईस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% बच्चे नॉर्थ ईस्ट के मैप को ठीक से फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली पेपर में आता भी नहीं है, बट मिजोरम को ध्यान रखना, पेपर में मिजोरम पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। ऊपर अरुणाचल है, क्योंकि ये चाइना के बॉर्डर से मैच करता है, यहां पे मिलता है, और चाइना इसीलिए क्लेम करता है अरुणाचल को। बीच में आसाम है, जो सबसे बड़ा स्टेट आपका यहां पर दिखाई देता है। इन 7 बहनों का, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, इन 7 बहनों का भाई कौन है? सिक्किम। ठीक है जी। तो सिक्किम की भी कहानी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, देखिए जी, नॉर्थ ईस्ट का रीजनल एस्पिरेशन का भी टर्निंग पॉइंट वही 1980s है, जैसे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया है। इसके अंदर टोटल 8 राज्य हैं, जिनमें से 7 बहनें कहलाई जाती हैं और एक भाई कहलाया जाता है, जिसे सिक्किम कहा जाता है, सिक्किम एज अ ब्रदर। ठीक है जी। इस रीजन के अंदर, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश की सिर्फ 4% पॉपुलेशन है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एरिया इन्हें लगभग डबल मिला हुआ है। क्यों? पहाड़ी रीजन है, यहां पर ठूस ठूस के पॉपुलेशन आप नहीं भर सकते। ठीक है। एक 22 किलोमीटर का छोटा सा कॉरिडोर है, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। मैं आपको दिखा देता हूं। जियोपॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये जगह। देख लीजिए, यहां पर समथिंग लाइक दैट ऐसे करके निकलता है, और यहां पर ये छोटा सा कॉरिडोर है। ठीक है, छोटा सा कॉरिडोर है यहां पर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है चिकन्स नेक। चिकन्स नेक कहा जाता है। और ये सिर्फ, इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 22 किलोमीटर है। अगर इसे काट दिया जाए किसी तरीके से, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाएगा, जो चाइना चाहता है ऑफ कोर्स। ठीक है, कोई भी दुश्मन देश चाहेगा ऐसा। बट हमारे लिए ही कठिनाई है कि 22 किलोमीटर का रेंज हमें सिक्योर रखना है, ताकि हमारा एक्सेस यहां आसानी से हो पाए। और कोई एक्सेस का तरीका नहीं है। हम लोग बांग्लादेश से जगह मांगते हैं, बट बांग्लादेश हमें जगह देता नहीं है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो स्मॉल कॉरिडोर है, इज ऑल्सो नोन एज, इसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है और इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की खासी हिल्स पहले के टाइम में प्रिंसली स्टेट्स थी, जो आजादी के बाद भारत के साथ मर्ज हो गई। ठीक है। नागालैंड स्टेट बना 1953 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में स्टेट बने। मिजोरम और अरुणाचल सेपरेट स्टेट बने 1987 में। क्लियर है जी। पहले ये कभी आसाम से मर्जर थे किसी का, कभी पहले यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो स्टेट का दर्जा मिलते मिलते इन्हें टाइम लग गया। ठीक है। अब आगे समझते हैं। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट जो है, टू बी अ लैंडलॉक्ड रीजन एंड अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी, नॉर्थ ईस्ट एक लैंडलॉक्ड एरिया था, समुद्र का एक्सेस नहीं था बहुत ज्यादा। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल, एक तरफ चाइना, एक तरफ म्यांमार घिरा हुआ था, जिस वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया से काफी लंबे टाइम तक कट ऑफ रहा। और यहां पर डेवलपमेंट भी कट ऑफ रही। डेवलपमेंट को काफी नेग्लेक्ट किया गया इस रीजन के अंदर, और यहां की पॉलिटिक्स बाकी इंडिया की पॉलिटिक्स के मुकाबले आइसोलेटेड देखने को मिली, अलग देखने को मिली। इसी टाइम पे कई सारे राज्यों के अंदर
देश में डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, माइग्रेंट लेबर आ रही थी, ठीक है, नेबरिंग स्टेट से, नेबरिंग कंट्री से, लेकिन ये एरिया आइसोलेशन में, अकेलेपन में पड़ा रहा और यहां पर बैकवर्डनेस आती चली गई, जिसकी वजह से इस स्टेट की डिमांड, इस स्टेट के लोगों की डिमांड कुछ डिफरेंट ही रही बाकी स्टेट्स के मुकाबले। बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से, कम्युनिकेशन इंडिया के बाकी राज्यों से वीक होने की वजह से यहां की पॉलिटिक्स और ज्यादा डेलिकेट होती चली गई। ठीक है साहब। तीन इशू क्या हैं नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में, जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं आज के टाइम पर। तो नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसे डोमिनेट जो आज के टाइम में तीन टॉपिक करते हैं, वो क्या है? पहला, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। इनमें से कई राज्य थोड़ी ज्यादा पावर चाहते हैं बाकियों के मुकाबले, ठीक। मूवमेंट फॉर सक्सेशन, कई लोग अलग होना चाहते हैं, या तो इंडिया से अलग होना चाहते हैं या किसी स्टेट में फंसे हुए हैं वहां से अलग होना चाहते हैं। और तीसरी, अपोजिशन टू आउटसाइडर, बाहरी लोग नहीं चाहिए, ठीक है, अपने राज्य में हमें माइग्रेशन नहीं चाहिए। ये तीन डिमांड बहुत ज्यादा चलती है कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। और इन तीनों डिमांड को लेके ही हम अलग अलग कहानी पढ़ेंगे। जैसे आउटसाइडर की डिमांड पे हम आसाम की कहानी पढ़ेंगे, सक्सेशन की डिमांड पे हम लोग मिजोरम की कहानी पढ़ेंगे, ऑटोनॉमी की डिमांड पे कहीं ना कहीं मिजोरम भी आता है और नागालैंड भी आता है, और सक्सेशन में भी नागालैंड और मिजोरम दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये हम कहानियां यहां पर पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी की। आसाम की कहानी के अलावा और भी कई जगहों पर ऑटोनॉमी की डिमांड है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आसाम में पहले कई सारे राज्य मर्ज थे, ठीक है ना। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सारा नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट आसाम ही था, ठीक है। धीरे धीरे जो नॉन आसामीज लोग थे उनके मन में ये फीलिंग आई कि हमें अलग होना है और हमारे ऊपर आसामी लैंग्वेज थोपी जा रही है। उनके जो लीडर्स थे ट्राइबल कम्युनिटीज के, वो आसाम से अलग होना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस 1960 में, और इन्होंने डिमांड की कि एक ट्राइबल स्टेट बनना चाहिए आसाम से बाहर निकल के, कार्व्ड आउट करके, उसमें से निकाल के। लेकिन एक ट्राइबल स्टेट की जगह कई सारे ट्राइबल स्टेट की बात सामने आने लगी, और वो हुआ भी बाद में। एक समय तो ऐसा आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे मेघालय बनाना पड़ा, मिजोरम बनाना पड़ा, अरुणाचल बनाना पड़ा आसाम से ही। बाद में त्रिपुरा और मणिपुर, जो पहले आसाम से अलग थे, यूनियन टेरिटरी थे, उन्हें भी स्टेट बना दिया गया। नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन होते होते 1972 आ गया, ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमी की डिमांड खत्म नहीं हुई। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आसाम में एक कम्युनिटी है बोडो, करबी और दिमासा। बोडो, करबी और दिमासा, ये तीन वहां की कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। इनको अपने अपने स्टेट चाहिए, लेकिन ये इतनी छोटी कम्युनिटी है कि इनके स्टेट कितने ही बनेंगे, तो इसलिए, लेकिन इनकी डिमांड है, तो क्या किया जाए? तो इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार किया गया। जैसे जो करबी और दिमासा हैं, उनके लिए ऑटोनॉमी उन्हें दी गई, असम के अंदर ही रह के उनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, जहां पर वो अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं अपने एरिया को। जो बोडो थे, उन्हें अभी रिसेंटली मिली है ऑटोनोमस काउंसिल, जहां पे वो अपने एरिया में अपने हिसाब से चीजों को चला सकते हैं, बिना आसाम की गवर्नमेंट की खास परमिशन लिए या उनसे बातचीत की, ठीक है साहब। तो इस तरीके से है ये पूरी कहानी। अब हम एक एक करके कहानियों पे आएंगे। पहले आते हैं मिजोरम की कहानी पर। मिजोरम अलग होना चाहता था, पहले आसाम से और एक टाइम में तो इंडिया से ही। समझिए, मिजोरम जो है वो मिजो हिल्स से बनी है, मिजो की पहाड़ियां, और आज के टाइम में इसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था आसाम के अंदर, बेसिकली आजादी के बाद, कि आप लोग अपने फैसले खुद ले लीजिए। लेकिन धीरे धीरे जो मिजोज हैं उन्हें ये लगने लगा कि भाई हम लोग कभी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे ही नहीं, इसलिए हम इंडिया के भी कभी पार्ट नहीं हो सकते। इनकी मूवमेंट को पॉपुलैरिटी तब मिली जब आसाम की गवर्नमेंट फेल हो गई
इनकी परेशानियों को सॉल्व करने में 1959 में फेमाइन आई थी, ग्रेट फेमाइन, भूखमरी फैल गई थी मीजो हिल्स पे, और मिजोरम के लोगों को लगा कि आसाम की गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मिजो लोगों में गुस्सा बढ़ा और इससे जन्म लिया मिजो नेशनल फ्रंट ने, जिसके नेता थे लाल डेंगा। 1966 में जो एमएनएफ थी, मिजो नेशनल फ्रंट, उसने अपना आर्म्ड कैंपेन शुरू किया, यानी आखिरकार जब बातचीत से बात नहीं बनी होगी तो इन्होंने हथियार उठा लिए आजादी के लिए। ठीक है, 20 साल तक लड़ाई चली। किसके बीच में? मिजो इंसर्जेंट के बीच और इंडियन आर्मी के बीच। इंसर्जेंट मैंने आपको बताया था, इंसर्जेंट, माओइस्ट, नेक्सलाइट, सेपरेटिस्ट, इन सब का एक ही तरीका है, ये लोग वेपन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात रखने के लिए। ठीक, ये जो एमएनएफ के लीडर्स थे, जो सिपाही थे, ये लोग गुरिल्ला वॉर का इस्तेमाल करते थे, छुप के हमला करते थे जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में। इसकी वजह से इन्हें मार पाना बड़ा मुश्किल था इंडियन आर्मी के लिए, ढूंढ ढूंढ के। और इन्हें सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तानी सरकार से। आपको याद होगा उस टाइम बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहां से सपोर्ट मिल रहा था। और ये लोग इंडियन आर्मी से बच के भागने के लिए बांग्लादेश में भाग जाते, बॉर्डर पार करके, और वहां पे इन्हें शेल्टर मिलता ईस्ट पाकिस्तान के जरिए। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कई तरह के रिप्रेसिव मेजर्स का इस्तेमाल किया इन्हें ढूंढने के लिए, मारने के लिए, लेकिन इससे कई बार कॉमन लोग विक्टिम बन जाते थे। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं भी किया लेकिन उन्हें गलत नजरों से देखा जाता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि देश की सरकार ने एयरफोर्स तक का इस्तेमाल किया इन पे बम गिराने के लिए, लेकिन इससे नुकसान ही हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। जो आम लोग हैं उनके मन में ये और फीलिंग आने लगी कि यार ये इंडियन गवर्नमेंट तो हमें मार देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है हम मिजो लोगों को। 20 साल लड़ाई हुई और दोनों साइड लूजर निकली। ना तो इंडियन गवर्नमेंट जीत पा रही है और ना ही मिजो नेशनल फ्रंट जीत पा रहा है। अब दोनों तरफ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई और कहा कि मिलते हैं, और दोनों तरफ के नेता मिले। लाल डेंगा तो पाकिस्तान में छुपके बैठे हुए थे, वो पाकिस्तान से आए और नेगोशिएशन शुरू की। इस टाइम आ चुके थे राजीव गांधी, और 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ, जिसे मिजो अकॉर्ड भी कहा जाता है। इसमें यह बात हुई कि मिजोरम को अपना खुद का राज्य मिलेगा विद स्पेशल पावर्स, और एमएनएफ जो है मिजो नेशनल फ्रंट, वो आजादी की लड़ाई छोड़ देगी। लाल डेंगा उस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने, और ये हिस्ट्री ऑफ मिजोरम में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब से आज तक मिजोरम बड़ा पीसफुल जगह है, और मिजोरम ने लिटरेसी और डेवलपमेंट में काफी काम किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे बातचीत करने से, नेगोशिएट करने से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ये थी आपकी मिजोरम की कहानी। चलिए चलते हैं टुवर्ड द स्टोरी ऑफ नागालैंड। बहुत छोटी स्टोरी है, समझने की कोशिश करते हैं। नागालैंड में मिजोरम जैसी ही सिचुएशन थी। उन्हें भी ये लगता था कि भाई हम लोग आपके पार्ट नहीं हैं, नागा जो हैं वो अलग हैं, इंडिया के पार्ट नहीं हैं। तो इन्होंने तो 1951 में ही अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, इन्होंने बनाया नागा नेशनल काउंसिल, और इसके लीडर थे अंगामी जापू फीजो, और इन्होंने नागाओं की आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। कई सालों तक लड़ाई चलती रही और आज भी चल रही है। ये लड़ाई नहीं रुकी। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं रुकी, मिजोरम की तरह बातचीत कर लेते। बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश की गई, लगातार करने की कोशिश की गई, लेकिन मिजोरम में जैसे एक सिंगल ग्रुप था, नागालैंड में इतने छोटे 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 ग्रुप बन गए कि उनसे बात करना इम्पॉसिबल हो गया। इससे बात करो तो वो नाराज, उससे बात करो तो वो नाराज, उससे बात करो तो वो नाराज। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई जरूर किया है और नागा के कुछ ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है, लेकिन बाकी ग्रुप्स को ये एग्रीमेंट मंजूर नहीं है। इसलिए नागालैंड आज भी फाइनल वेट कर रहा है कि मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। अब आते हैं अगली स्टोरी आसाम के ऊपर। ये थोड़ी सी लंबी है और आती ज्यादा है पेपर में एज कंपेयर टू मिजोरम और नागालैंड। आसाम के अंदर एक नई तरह की प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? आसाम के पास आप देखोगे बांग्लादेश है,
और बांग्लादेश से बंगाली मुसलमान बॉर्डर पार करके, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह सेफ नहीं है ना, फेंस नहीं लगी हुई पूरे बॉर्डर पे, बॉर्डर बहुत बड़ा है इंडिया बांग्लादेश का, तो वो लोग भाग भाग के आसाम में और आसपास के राज्यों में घुसने लगे। और आसाम में एक मूवमेंट शुरू हुई अगेंस्ट आउटसाइडर या माइग्रेंट। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं, हमारे यहाँ पहले रिसोर्सेज कम है, उन रिसोर्सेज पर ये लोग एनक्रोचर की तरह आ रहे हैं, हमारे कम रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी लैंड पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे काम पे कब्जा कर रहे हैं, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर को भी गेन करते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आसाम में एक मूवमेंट लॉन्च हुई 1979 से 1985 के बीच में, दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च हुई। आसामीज लोगों को देखने को मिला कि इलीगल बंगाली मुसलमान बहुत बड़े नंबर में बांग्लादेश से आसाम में एंटर कर रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि भाई ये लोग तो हमारी जिंदगी नर्क कर देंगे, क्योंकि हमारी नौकरियां खाएंगे, हमारे घरों में रहेंगे, हमारी लैंड ऑक्यूपाई करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों को डिटेक्ट किया जाए और डिपोर्ट, इनके घर वापस भेजा जाए, वरना हम लोग अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बन जाएंगे। इसी डर से कि वहां पॉवर्टी ना फैल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ना फैल जाए, जो ऑलरेडी आसाम में इश्यूज थे। आसाम में तेल, चाय और कोयला, इसका ज्यादा व्यापार था और ये लगातार ड्रेन होता जा रहा था। 1979 में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, एक स्टूडेंट ग्रुप था जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं था, आसू, इसने एक एंटी फॉरेनर मूवमेंट लॉन्च की कि भाई इन फॉरेनर लोगों को बाहर निकालो। ये मूवमेंट थी इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ, बंगालियों के डोमिनेशन के खिलाफ और बाकी आउटसाइडर्स के खिलाफ भी। साथ ही साथ जो वोटर आईडी में फॉल्टी वोटर रजिस्टर हो रहे हैं, ये लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं और गलत तरीकों से वोटर आईडी बनवा रहे हैं और इंडिया के वोटर बन रहे हैं, लाखों नाम वोटर लिस्ट में गलत तरीके से चढ़ाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ ये मूवमेंट हुई। कहां पर? आसाम में। कब शुरू हुई? 1979 में। इस मूवमेंट ने डिमांड किया कि जो भी लोग आसाम में 1951 के बाद आए हैं उन सबको बाहर निकालो। ठीक है। लगातार आपस में फिर लड़ाइयां शुरू हो गई, जो आसू ग्रुप था उसके जरिए एगिटेशन किया गया, वायलेंट इंसिडेंट देखने को मिले, लोग मरने लगे, प्रॉपर्टी बर्बाद होने लगी। कई बार जो ट्रेन आसाम से जाती थी उन्हें ब्लॉक करा जाने लगा कि भाई यहां से चाय नहीं जाएगी, यहां से तेल नहीं जाएगा बिहार की रेफिनरीज के अंदर। 6 साल तक ये लड़ाई चलती रही। फाइनली अगेन राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इनसे बातचीत की और एक एग्रीमेंट हुआ राजीव गांधी और आसू के बीच में 1985 में। इस एग्रीमेंट के हिसाब से आसाम में जो लोग बांग्लादेश वॉर के बाद आए हैं, उससे पहले तक आ गए वो ठीक है, उसके बाद जो आए हैं उन्हें ढूंढा जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। ठीक है जी। यानी ये मूवमेंट सक्सेस रही। अब जो ग्रुप था आसू, वो और वहां की एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी आसाम गण संग्राम परिषद और आसू दोनों मर्ज हो गए और इन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, आसोम गण परिषद, एजीपी, जो आज भी बड़ी पावरफुल पार्टी है आसाम में। ये लोग पावर में आए 1985 में। इन्होंने लोगों को वादा किया कि हम एक गोल्डन आसाम बनाएंगे, आसाम में दोबारा शांति लाएंगे, और फाइनली ये हुआ, ये इन लोगों ने सरकार बना ली। लेकिन आसाम में क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं। आज भी ये प्रॉब्लम एक बड़ा मुद्दा है आसाम के अंदर और अभी भी वहां की पॉलिटिक्स इस मुद्दे को लेके बार बार गर्म हो जाती है। ठीक है। यहीं पर एक और एग्जाम्पल आता है जो मैं आपको बताता हूं। वो एग्जाम्पल है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में भी यही हुआ, बाहर के लोग आने लगे और त्रिपुरा के खुद के लोग जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे त्रिपुरा के, वो खुद माइनॉरिटी बन के रह गए अपनी ही जमीन पर। उनके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि भाई हम अपनी ही जमीन पर क्या बन गए? माइनॉरिटी बन गए हैं। सेम ऐसी सिचुएशन मिजोरम में भी आने लगी, जहां पर चकमा रेफ्यूजी जो हैं वो आसाम, मिजोरम में और अरुणाचल में आने लगे और उन लोगों को भी सेम फीलिंग आ रही है कि हम लोग कहीं अपने ही एरिया में माइनॉरिटी बन के ना रह जाए, कहीं हमारा ही कल्चर खत्म हो जाए कल को।
ठीक है, इसी वजह से मैंने जम्मू कश्मीर बताया था ना कि कुछ राज्यों को अपनी लैंड बचाने का अधिकार है कि कोई और खरीद नहीं सकता। इसी वजह से इन जैसे राज्यों में इस तरह के कानून है कि बाहर का कोई व्यक्ति आके वहां जमीन नहीं खरीद सकता, ताकि एटलीस्ट इनका कल्चर प्रोटेक्ट रहे, वो जरूरी है। ठीक है, इंडिया डाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है। तो ये तो भाई सारी कहानी हो गई नॉर्थ ईस्ट की। अब हम आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम मर्जर। देखिए जी क्या है सिक्किम की कहानी। सिक्किम जो है वो, भाई आजादी मिली, अब सिक्किम से हमने बातचीत करनी शुरू की, भाई क्या करना है। तो सिक्किम ने इंडिया से ले लिया प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस। क्या है कि अभी हम डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप चलाइए, हमारे डिफेंस को आप चलाइए, बाकी इंटरनली हम चलाएंगे खुद फिलहाल। तो हमने उन्हें प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस दे दिया, यानी सिक्किम का डिफेंस और फॉरेन रिलेशन अब हम देखेंगे, इंडिया देखेगा। ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वहां का राजा देखेगा सिक्किम का, जो राजा था चोग्याल, जो था चोग्याल। ठीक है जी, अब आगे समझते हैं। सिक्किम में दो कम्युनिटी हैं। सिक्किम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरफ उसके नेपाल है, एक तरफ भूटान है। दोबारा मैप देख लेना, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है। तो वहां पर नेपाली पॉपुलेशन बहुत है, और जो भूटान से है कम्युनिटी, उसका नाम है लेप्चा भूटिया, वो भी कम्युनिटी है। नेपाली कम्युनिटी मेजोरिटी में है और लेप्चा भूटिया माइनॉरिटी में है। और जो ये चोग्याल है, ये जो चोग्याल है, ये बेसिकली लेप्चा भूटिया कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से बने हुए हैं। और लेप्चा भूटिया के पास पैसा है, वो एलिट क्लास है, जबकि नेपालियों के पास उतना पैसा नहीं है। तो ये जो एंटी चोग्याल लीडर थे दोनों कम्युनिटी के, नेपाली भी और लेप्चा भूटिया भी, इन्हें इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट था। कि इंडियन गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि राजा वाजा सब निकले और हम पूरा एक देश बने प्रॉपर। सिक्किम में पहला इलेक्शन कराया गया 1974 में राजा के होते हुए, और मजेदार बात क्या कि सिक्किम कांग्रेस वहां पर जीत गई। ठीक है जी, अब सिक्किम कांग्रेस ने अपनी असेंबली के अंदर एक बिल पास किया कि हम इंडिया के एसोसिएट स्टेट बनना चाहते हैं, यानी और पावर इंडिया को देना चाहते हैं। ठीक है जी, 1975 में हम तो एक्सेप्ट करने के लिए बैठे ही थे, इंडिया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर सिक्किम में जल्दबाजी में एक रेफरेंडम कराया गया, वोटिंग कराई गई, और उस वोटिंग पे असेंबली ने अप्रूवल दिया कि हाँ हाँ वोटिंग करा लो, हाँ बन गए भाई, इंडिया का पार्ट बन गए, बन गए, बन गए। कौन इंडिया का पार्ट बनना चाहता है? हाँ 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 बन गए, बन गए। एक जल्दबाजी करके, एक जल्दबाजी का माहौल बना के उन्होंने एक अपील भेजी इंडियन गवर्नमेंट को कि हम आपका पार्ट बनना चाहते हैं, राजा के बिना अप्रूवल के। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया, और सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। हालांकि जो लोग राजा के सपोर्ट में थे और आज भी हैं, उनके मन में आज भी आता है कि हमारे साथ गलत हुआ, चोग्याल की मर्जी नहीं थी मर्जर को लेके। और उसके सपोर्टर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्यूज करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउल प्ले, गलत तरीके से खेला है और फोर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी सिक्किम की इंडियन गवर्नमेंट के साथ थी, और वहां पर तब से लेके आज तक कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। तो चलो फिर भी काम बन गया यहां पर। अब आते हैं अगली कहानी गोवा पे। ये सिक्किम के बहुत बड़े नेता थे, और सिक्किम में डेमोक्रेसी लाने में इन्होंने बड़ा काम किया था। ये सिक्किम कांग्रेस जो थी स्टेट की, उसके लीडर थे। ठीक है जी, मैं नाम शायद गलत ही पढ़ूं बट कोई बात नहीं। खाजी लेडुप डोरजी खांगसारपा, ये वहां के लीडर थे। ठीक है जी, डेमोक्रेसी मूवमेंट के, कहां के? सिक्किम के। गोवा, गोवा में ब्रिटिशर का रूल ही नहीं था। तो कौन थे भाई? 1947 में ब्रिटिशर तो चले गए, लेकिन यहां पर रूल था पोर्टुगल का। और पोर्टुगल जो लोग थे, गोवा में भी था, दमन एंड दीव में भी था, दोनों जगह पर था। और उन लोगों ने काफी लंबे टाइम तक वहां के लोगों को सप्रेस किया, उनका रिलीजन कन्वर्ट कराया। इसलिए आप देखते होंगे गोवा में क्रिश्चियन ज्यादा है। ठीक है, चर्च बहुत सारे हैं। गोवा के लोगों को सिविल राइट देने से मना कर दिया। ठीक है, उनके कोई खास राइट्स नहीं थे। ये सब देख के इंडिया की आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि भाई चले जाओ, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गोवा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी कि भाई हमें भी आजाद होना है, जैसे बाकी इंडिया हुआ।
और महाराष्ट्र के बहुत करीब है गोवा, तो महाराष्ट्र में जो सोशलिस्ट सत्याग्रही लोग थे, जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, वो इसे बहुत मजबूती दे रहे थे कि गोवा भी आजाद होना चाहिए। दिसंबर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी का इस्तेमाल किया और सिर्फ 2 दिन में गोवा और दमन दीव को आजाद करा दिया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब गोवा के अंदर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमजीपी, नाम से लग रहा है मराठी है, और दूसरी थी यूनाइटेड गोवन पार्टी, यूनाइटेड गोवन पार्टी, जो गोवा की आइडेंटिटी, गोवा की कल्चर की बात करती थी। गोवा में आपको पता है लैंग्वेज कौन सी है? अगर नहीं पता तो पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, तो जो ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है, ये चाहती थी कि गोवा को महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया जाए, जबकि जो यूनाइटेड गोवन पार्टी है, ये चाहती थी कि गोवा की अपनी आइडेंटिटी है और गोवा को अलग रखा जाए। ठीक है, तो क्या किया, जनवरी 1967 में गोवा में हुए इलेक्शंस, एक ओपिनियन पोल हुआ। इलेक्शन मतलब एक ओपिनियन पोल हुआ, ठीक है, ओपिनियन पोल बोल लो, आपका रेफरेंडम बोल लो, है ना, एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो हुआ और इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप बताइए क्या चाहते हैं। तो गोवा के लोगों ने कहा कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, और वो हुआ। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी रहा कुछ टाइम, फाइनली 1987 में गोवा को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। आज गोवा सेपरेट स्टेट है, हालांकि बहुत छोटा है बट वो स्टेट है। क्लियर साहब? तो सारी कहानी पढ़ ली हमने। अब एक लास्ट टॉपिक पे आ जाओ कि ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या लेसन सीखने को मिलते हैं, क्या सीखा हमने। पहला लेसन, फर्स्ट, कि रीजनल एस्पिरेशन तो लोगों में आएगी ही आएगी और वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। हमें उसे खतरे के तौर पर नहीं देखना। पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ इंडिया में नहीं। यूके के अंदर से स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है ना, वेल्स अलग होना चाहता है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग होना चाहता है, स्पेन के अंदर से बास्क अलग होना चाहता है, श्रीलंका में तमिलियंस अलग होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में इस तरह की बातें हैं और इससे खतरे वाली कोई बात नहीं है। आप उन्हें बिठाइए, बात कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही है कि इसका एक ही तरीका है, सप्रेशन नहीं है वो तरीका है डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन। बातचीत करिए, उसी से सॉल्यूशन निकल के आएगा। तीसरा लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो है पावर शेयरिंग, कि अगर हम किसी राज्य को, किसी रीजन को, कुछ लोगों को पावर शेयर नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। सारी पावर अपने हाथ में रख के बात नहीं बनेगी। आपको उन लोगों को कुछ पावर देनी पड़ेगी ताकि उन्हें फील हो कि वो भी हमारे देश का पार्ट है। चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कुछ राज्य आपके देश में ऐसे रह जाएंगे जहां बिल्कुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है और कुछ राज्यों में ज्यादा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो ये भी प्रॉब्लम है। रीजनल इंबैलेंस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको सब पे ध्यान देना है, क्योंकि जो गरीब राज्य हैं वहां हमें नक्सलाइट मूवमेंट देखने को मिली है। कैसे गरीब लोगों ने हाथों में हथियार उठा लिए, अपने खिलाफ होने वाले जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो। तो इससे भी बचना है। और पांचवा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता, की कैसे उन्हें पता था कि ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर जगह रखी कि कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने एक 6th शेड्यूल रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पे हम ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर रीजन्स को, ताकि वो लोग अपनी प्रैक्टिसेस और कस्टमनरी लॉस को सेव कर सके, प्रिजर्व कर सके। ठीक है जी, तो ये है आपका पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड डीएम कर सकते हैं इफ यू वांट टू टॉक टू मी। थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।